तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एंजाइम। और एंजाइम के पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो स्पेशली था कैटालिसिस क्या है, कैटलिस्ट क्या है, टाइप ऑफ कैटलिस्ट क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटलिसिस, जियोलाइट, सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इसके साथ साथ एक्टिविटी और साथ में आपका था सेलेक्टिविटी। आज का जो टॉपिक है वो भी कैटलिस्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन कैटलिस्ट जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेशली होता है कैटलिसिस। और लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है यानी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो स्पेशली है, उसी को हम कहते हैं एंजाइम, यानी एंजाइम बायोकेमिकल कैटलिस्ट आप कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम क्या है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। साथ में हम पढ़ेंगे एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम इन शॉर्ट यू कैन से दैट द एंजाइम इज द बायोकेमिकल कैटलिस्ट, यानी कि आपको पता है कि प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर यानी प्लांट और एनिमल के शरीर के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं। अभी जैसे आपका डाइजेशन है, ऑक्सीडेशन है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, मतलब हमारे बॉडी में यानी कि लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। अब उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ होता है, और वो यूज़ क्या हम बाहर से नहीं लेते, ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसको आप लाइसोसोम कह सकते हैं। तो लाइसोसोम ऑलरेडी एंजाइम रिलीज करता है, और वो एक टाइप नहीं बहुत सारे टाइप का जो एंजाइम है वो रिलीज करता है। नियरली लगभग अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 300 टाइप्स का एंजाइम वो सीक्रेट कर सकता है। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारे बॉडी में चलने वाले जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसके रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं एंजाइम। तो to increase the rate of reaction of the different biochemical reaction, the organic compound which are used to increase the rate of chemical reaction, to increase the rate of chemical reaction means to increase the rate of biochemical reaction, that is known as enzyme. In short you can say that enzyme is the biochemical catalyst. अब क्वेश्चन यहाँ होता है कि आप एंजाइम तो समझ गए, अब एंजाइम बना किसका होता है आपको मैं बता दूं कि एंजाइम have higher molecular mass containing नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हायर मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल है। अब स्पेशली मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके पास क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल यहाँ उठता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खासकर बायोमॉलिक्यूल है वो स्पेशली है प्रोटीन। इसका सीधा सा मतलब है कि एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि जो एंजाइम है आपको पता है कि बायोमॉलिक्यूल में सबसे हैवी जो मॉलिक्यूल है, सबसे कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि एंजाइम प्रोटीन होता है, यानी एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर एंड टोटली एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। और इसके साथ साथ उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो काफी ज्यादा होता है, लगभग 15,000 to 10 लाख ग्राम पर मोल। यानी कि जो आपका एंजाइम है, एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मिनिमम 15,000 से लेकर के 10 लाख ग्राम पर मोल होता है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एंजाइम है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁸ to 10⁻12 टाइम इंक्रीज कर सकता है। यानी जो एंजाइम होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, यानी 10⁸ to 10⁻12 टाइम्स वो क्या कर सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपने पढ़ा था कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है, वैसे ही एंजाइम भी स्पेसिफिक होता है, क्योंकि
जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको एक एंजाइम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा सकता है। मतलब डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, यानी एक कैटलिस्ट सभी केमिकल रिएक्शन यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा सकता। अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए यानी अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइप का क्या यूज करना होगा, एंजाइम यूज करना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एंजाइम क्या है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर सकता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो सकता है, वो किसका बना होता है। यानी कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने कैटलिस्ट पढ़ा है, कैटलिस्ट के मैक्सिमम नेचर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ मैच करते हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो कैटलिस्ट वर्ड हम यूज करते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक यानी नॉन लिविंग केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, जबकि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए यानी कि प्लांट और एनिमल के अंदर जो होने वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके लिए जो कैटलिस्ट होता है वही आपका है एंजाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि हमने बताया कि डिफरेंट कैटलिस्ट रिक्वायर माने डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज दैट आपने ये पढ़ा होगा C12H22O11, ये क्या हो गया आपका एक्वस हो गया यानी सुक्रोज हो गया। अब इसके लिए हमने ले लिया है हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये हो गया आपका लिक्विड। अब ये आप मान लीजिए कि सुक्रोज है, तो सुक्रोज को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो है इनवर्टेज। इनवर्टेज मतलब सीधा सा ये हो जाएगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी यहाँ पे हो गया एक्वस और ये भी होगा क्या एक्वस, यानी यहाँ पे हो गया आपका ग्लूकोज और यहाँ पे हो गया फ्रक्टोज। ओके, तो सीधा सा मतलब है कि सुक्रोज को कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी जो एंजाइम है वो है इनवर्टेज है। इसी तरह आपको माल्टोज का फार्मूला यही होता है, तो माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हम माल्टेज यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया C6H12O6, इसको ब्रेक डाउन कराना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो अल्कोहल मिलता है यानी C2H5OH प्लस 2CO2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या होता है, यह होता है जाइमेज एंजाइम होता है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करने के लिए हमें इनवर्टेज एंजाइम चाहिए और ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करने के लिए हमें जाइमेज एंजाइम चाहिए। मतलब अलग अलग जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसके लिए आपको अलग अलग टाइप का एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। एक और आपको बता देते हैं, जैसे अमोनिया को डिकम्पोज कराना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं CONH2 प्लस H2O, ये हो जाएगा यूरिएज। तो यहां बन जाएगा 2NH3 प्लस CO2, मतलब यूरिया को हाइड्रोलिसिस करा करके हाइड्रोलिसिस कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है यूरिएज। मतलब सीधा सा मतलब है जैसे आपका सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो आपके दूसरे एनिमल होते हैं जिनको सेल्यूलोज डाइजेशन का मतलब एंजाइम होता है जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, वो भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। मतलब कुल मिलाकर के अलग अलग टाइप का बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइप के क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। आइए देखते हैं एंजाइम का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है। अब यहां पे पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। एंजाइम इज वेरी इफिशियंट। जो एंजाइम होता है बहुत ही ज्यादा इफिशियंट होता है। वो 1 मिनट में एक मॉलिक्यूल एंजाइम जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 10 लाख मॉलिक्यूल्स को यानी फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकता है। इसका मतलब है कि वो हाईली इफिशियंट होता है। एंजाइम आर हाईली इफिशियंट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम ब्रेक डाउन 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो एंजाइम है वो 1 मिनट में लगभग 10 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इफिशियंसी है बहुत ही हाई है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है उससे हम बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, मतलब आपको ये समझना है कि 298 से लेकर के 298 केल्विन से लेकर के आपको लेना है 310 केल्विन, यानी ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही हाई होता है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ में रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, वो इजिली प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 298 से लेकर के 310 केल्विन तक है तो उस समय एंजाइम की एक्टिविटी बहुत हाई होता है। और अगर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत हाई है तो हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए कि बुखार होता है, जब बुखार होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। 310 केल्विन टेम्परेचर से अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है यानी कि तो वो जो एंजाइम होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है अगर वो स्लो हो गई
तो निश्चित मान के चलिए कि हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो नहीं होगा। और आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा थिंक किया होगा कि जब भी किसी भी इंसान को बुखार होता है उसको भूख नहीं लगती, यानी उसके पास खाने की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो डाइजेशन कैपेसिटी वो स्लो हो गया, जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो है 298 से लेकर के 310 केल्विन। थर्ड जो है आपका, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एंजाइम होता है वो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वन एंजाइम कैन नॉट कैटलाइज ऑल टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि एक एंजाइम सभी बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा सकता। अलग अलग टाइप के जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कराने के लिए अलग अलग टाइप का क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इसका जो पीएच है उसका रेंज आना चाहिए 5 to 7, यानी कि जो हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम जहां वर्क कर रहा है उसका जो मीडियम है उस मीडियम का पीएच कितना होना चाहिए, 5 to 7। अगर एंजाइम वर्क कर रहा है और उस प्लेस पर उसका मीडियम 5 to 7 यानी उसका जो पीएच है 5 to 7 के बीच है, तो उस समय एंजाइम की एक्टिविटी बहुत हाई होती है और वो बहुत ही हाईली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, यानी आपके फूड को बहुत अच्छे ढंग से ब्रेक डाउन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है। अब देखिए क्या है कि जैसे अभी आपने पढ़ा था कैटलिस्ट प्रमोटर, सेम एज यहाँ पे कोई एंजाइम होते हैं एक्टिवेटर होते हैं, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जिस हम इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं उसी को हम कह देते हैं को एंजाइम। यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी को फैक्टर या कोई एंजाइम जिसको हम कहते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, उनके प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसके प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है उसी को हम कह देते हैं को एंजाइम या फिर को फैक्टर। नंबर 6 पॉइंट जो हम बता रहे थे, आपको पता है कि एंजाइम पॉइजन भी होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है उसी को हम कह देते हैं एंजाइम पॉइजन या फिर एंजाइम इनहिबिटर। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं एंजाइम पॉइजन। मैं समझता हूं कि आपको एंजाइम क्या है और एंजाइम का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ये देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉक और की मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लॉक और की मॉडल है क्या। लॉक के अंदर एक स्पेशल शेप होता है, की के पास भी अपना एक स्पेशल शेप होता है। जब लॉक के अंदर रहा हुआ शेप और की के सरफेस पे रहा हुआ जो शेप है वो दोनों अगर सिमिलर करते हैं तो वो जो लॉक है और की है दोनों मैच करते हैं, मतलब दोनों की जो साइट है, यानी लॉक के अंदर का जो साइट है इसके साथ साथ की के सरफेस पे जो साइट होता है, दोनों साइड अगर सिमिलर हैं तो वो जो की है और वो लॉक है वो दूसरे के साथ में मैच करते हैं और वहीं से प्रोसेस चालू होता है, यानी वो जो लॉक है उसी की से चालू, यानी वो लॉक ओपन होगा। अब इसके लिए दूसरे की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने दाहिने पैर का शूज वो बाएं पैर में आपने पहन लिया और बाएं पैर का जो शूज है वो दाहिने पैर में पहन लिया। पहली बात तो आप पहन नहीं सकते, और अगर मान लीजिए आपने पहनने की कोशिश किया और पहन भी लिया तो इतना मान के चलिए कि वो जो आपका पैर है आपने जूते को उल्टा करके पहन रखा है, मतलब दाहिने पैर का जूता बाएं पैर में, बाएं पैर का जूता जो है दाहिने पैर में पहन रखा है। तो ऐसे कंडीशन में जूता स्पेशली पहना जाता है फूड यानी कि जो पैर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वही जूता जो आपके मतलब सीधा पहनने से आपके पैरों को सुरक्षित रख सकता था, वही जूता दाहिने पैर का बाएं पैर पहने या फिर बाएं का दाहिने पहनने से वही जूता प्रोटेक्शन तो छोड़ो, वही जूता आपके पैर में घाव भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए आप जूता यूज करो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। लॉक और की मॉडल के हिसाब से हम समझेंगे कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एंजाइम के सरफेस पे बहुत सारी कैविटी होती है और ये जो कैविटी होती है उस कैविटी में बहुत सारे जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे एमाइन ग्रुप है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एल्कोहलिक ग्रुप है,
यानी कि जो एंजाइम है, एंजाइम के सरफेस में बहुत सारे कैविटी होते हैं, उस कैविटी के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को हम सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली कॉल कर देते हैं कि ये जो है वो एंजाइम के कैविटी के अंदर रहने वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को ही हम कह देते हैं एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे, ये सभी जो एक्टिव साइट है, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक, इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, इसका प्रॉपर्टीज, सबके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। वैसे यानी यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि एंजाइम के सरफेस पे कैविटी होता है, उस कैविटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप का होना कंपलसरी। इसके अलावा जो आपका दूसरा होता है, आर के प्लेस पे आपका ये हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है। तो आपको मैंने बताया कि जो कैविटी होता है उसके पास में बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और यही जो फंक्शनल ग्रुप है उसी को हम एंजाइम का एक्टिव साइट कह देते हैं। दूसरी बात हम कर रहे थे कि जो हम फूड मटेरियल यूज करते हैं, उस फूड मटेरियल में भी अपना एक एक्टिव साइट होता है, यानी फूड मटेरियल के पास भी अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी OH ग्रुप है। प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको पता है कि अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसके साथ साथ अगर आप फैट खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैटी एसिड होगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एंजाइम के सरफेस पे अपना एक एक्टिव साइट है, फूड के सरफेस पे भी अपना एक एक्टिव साइट है। उस एक्टिव साइट को आप फंक्शनल ग्रुप या फिर ग्रुप कह सकते हैं। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग जो फूड मटेरियल है वो अलग अलग एंजाइम की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि फूड आपका अवेलेबल है, एंजाइम भी अवेलेबल, यानी कि एंजाइम भी आपके पेट के अंदर है, फूड भी आपके पेट के अंदर है। एंजाइम और फूड दोनों साथ होके भी उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी कि ब्रेक डाउन प्रोसेस नहीं हो सकता तब तक जब तक कि दोनों के एक्टिव साइट एक दूसरे के साथ मैच न कर जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत सारा की हो सकता है, लॉक एक है, की बहुत सारे हैं, आप एक एक की को लॉक में डाल करके आप रोटेट कराइए, मूव कराइए, लेकिन वो लॉक ओपन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका की यानी लॉक के अंदर का एक्टिव साइट और की के सरफेस का जो एक्टिव साइट है जब तक सिमिलर नहीं होगा तब तक लॉक ओपन नहीं होगा। यही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है कि जब तक एक्टिव साइट ऑफ फूड एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सिमिलर नहीं होते, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में तब तक उसमें कोई भी ब्रेकडाउन प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ये हो गया आपका लॉक, सर ये आपका एक की हम बना रहे हैं, ये आपका की हो गया। अब की को हमने क्या बोला है, एंजाइम। दूसरी बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये जो आपका आ रहा है ये स्पेशली आ रहा है, ये क्या हो गया आपका फूड, यानी यहाँ पे हो गया ई और ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और यहाँ हो गया आपका सबस्ट्रेट। अब आप देखिए कि इसका एक्टिव साइट और इसके एक्टिव साइट के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जब ये दोनों एक्टिव साइट के साथ मैच होते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, तो वो बनेगा आपका इस तरह, हम कुछ ऐसा कर देते हैं। अब ये जो है ये सबस्ट्रेट हो गया और ये क्या हो गया आपका एंजाइम। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले एंजाइम अलग था, सबस्ट्रेट अलग थे। जब एंजाइम के एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट एक दूसरे के साथ सिमिलर हुए थे, एंजाइम के एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट एक दूसरे के साथ मैच किए, यहाँ पे जो फिगर आया ये कॉम्प्लेक्स यानी इंटरमीडिएट का है। उसके बाद यहाँ पे अब यहीं से स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शन। स्लोली जो एंजाइम होता है वो फूड पार्टिकल यानी जो सबस्ट्रेट पार्टिकल है, उस सबस्ट्रेट पार्टिकल के अंदर जो भी बॉन्ड है वो स्लोली ब्रेक करता है, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करने की कोशिश करता है, और बाद में वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद में आपका यहाँ पे जो एंजाइम था वो जैसे है वैसे ही मिल जाता है, लेकिन जो आपका फूड है, सबस्ट्रेट है, वो पूरी तरह से आप इस तरह कुछ हम ऐसे बना देते हैं। ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका ए। तो ध्यान रखिएगा कि ये हो गया आपका लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में एंजाइम इंटरेक्ट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जो एंजाइम के एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिला जिसको आप कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो फर्स्ट स्टेप है काफी फास्ट स्टेप है, यानी ये फास्ट स्टेप हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, स्लो स्टेप हो जाएगा।
ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हुआ तो ES आ गया, फिर उसका स्लो स्टेप होगा। अब स्लो स्टेप होगा तो फिर बाद में क्या होगा, स्लोली यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं तो पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद में फिर आपको क्या मिल जाता है, एंजाइम, और क्या मिल जाता है आपको, प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, और इसी तरह आपका एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है। इन शॉर्ट आप इतना कह सकते हैं कि एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट अगर सिमिलर हुए तो ही प्रोसेस होने वाला है। अगर एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट एक दूसरे के पास रह के भी वो सिमिलर नहीं है तो फिर वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर देंगे, किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन होने वाला नहीं। एट लॉस कि अगर मान लेते हैं कि एंजाइम का, जैसे ये एंजाइम हो गया, एंजाइम का एक्टिव साइट हो गया और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट, दोनों सिमिलर है, वेरी गुड, आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस हमने यहाँ पर पीछे से कुछ धक्का दे दिया और धक्का देने की वजह से अब ये जो आपका शेप है वो कुछ ऐसा हो गया। अब सवाल ये है कि किसी भी रीजन से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो चुका है, लॉग का एक्टिव साइट चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन अब इसके साथ ये फिट नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्ट बनने वाला नहीं। कभी कभी ये कंडीशन ऐसा हो जाता है कि आपका पीएच बदल जाता है या फिर आपका जो टेम्परेचर है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपको एक बात बता दें कि बहुत हाई टेम्परेचर पे एंजाइम पूरी तरह से डेड हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, लेकिन उसका एक रेंज होता है 298 से लेकर 310 केल्विन, उसी को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और उस टेम्परेचर में जो कैटलिस्ट है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट कर सकता है, और बहुत हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की डेड हो सकती है, मतलब पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। हम समझते हैं कि आज का ये जो टॉपिक था काफ़ी, अब देखिए आप क्या है, एंजाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आपको एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आ सकता है, यानी लॉग की मॉडल ऑफ द एंजाइम ज़्यादातर पूछा जा सकता है, और नहीं पूछा जा सकता है, हमें अपनी नॉलेज में उसको रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको नॉलेज में रखना है, और ये दोनों बातें, एंजाइम क्या है वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आई होप कि आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं एंजाइम का वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।